नमस्कार दोस्तों। कॉम्पिटेटिव लर्निंग के ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म लगन ऑनलाइन एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, कल हमने और भूगोल ज्योग्राफी की प्रश्नमाला में कल से जो हमने नई प्रश्नमाला शुरू की थी उसमें कल हमने 1 से लेकर और 15 तक क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, पूरी तरह तथ्यों सहित डिस्कस किए थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट्स क्लास सेकंड में और क्वेश्चन नंबर 16 से लेके आगे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो है लगन, ये उसका लोगो होगा चैनल का, तथा उसका नाम है लगन ऑनलाइन एकेडमी, तथा इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी प्रश्नमाला सीरीज पर। देखिए, एक से लेकर और 16 तक 15 तक क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। ये 15 तक कर लिए थे। अभी आज हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 से। देखिए प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछता है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील कौन सी है। तो सर्वाधिक ऊंचाई, देखिए इसमें दो तथ्य हैं। तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर, दूसरी मीठे पानी की झील, तो वो है लेक टिटिकाका। तो चलिए लेक टिटिकाका के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लेक टिटिकाका या टिटिकाका झील भी इसको बोल सकते हैं। देखिए ये लेक टिटिकाका जो है ये पेरू तथा बोलीविया की सीमा पर स्थित है। यानी इन दोनों देशों की सीमा पर स्थित है ये झील लेक ऑफ टिटिकाका, जिसको और खारे पानी, मीठे पानी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील माना जाता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील का दर्जा इसको प्राप्त है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। देखिए विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील तथा साथ ही साथ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की ये सबसे बड़ी झील है। ऊंचाई पर स्थित है इसलिए ये पर्वतीय झील है, यानी कि ये पर्वत पर स्थित है, इसलिए इसको पर्वतीय झील भी बोलते हैं। पेरू तथा बोलीविया की सीमा पर स्थित है। क्षेत्रफल की इसकी हम बात करें तो इस लेक ऑफ टिटिकाका का क्षेत्रफल है वो 15,200 वर्ग किलोमीटर और इसका कुल क्षेत्रफल है। आकार इसका 190 इंटू 80 किलोमीटर और इसकी लंबाई और चौड़ाई है। इस प्रकार इसका 15,200 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल हुआ। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी जल संधि यूरोप तथा अफ्रीका को अलग अलग करती है। तो वो है जिब्राल्टर जल संधि। देखिए जिब्राल्टर जल संधि के बारे में थोड़े तथ्य डिस्कस करें। जिब्राल्टर जल संधि, ये जल संधि जो है ये भूमध्य सागर, सबसे पहले तो ये कि ये भूमध्य सागर को जो है अटलांटिक सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है। अटलांटिक सागर से जोड़ती है। इसके उत्तर में, इस जैसे ये झील है तो इसके उत्तर में यूरोप तथा दक्षिण में अफ्रीका के दो महाद्वीप स्थित हैं। इस जिब्राल्टर जल संधि के उत्तर में यूरोप महाद्वीप तथा दक्षिण में और अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। यूरोप का जो स्पेन है और अफ्रीका का मोरक्को, ये दो देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप का मोरक्को देश तथा यूरोप महाद्वीप का स्पेन देश,
ये इसके दोनों उत्तरी तथा दक्षिणी किनारों पर स्थित है। इसके इस प्रकार ये यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीप के स्पेन तथा मोरक्को को अलग अलग करती है, तथा इधर इसके अटलांटिक सागर है, अटलांटिक सागर, तथा इधर इसके भूमध्य सागर है। इस प्रकार ये यूरोप तथा अफ्रीका को अलग अलग करती है तथा भूमध्य सागर तथा अटलांटिक सागर को आपस में जोड़ती है। जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 18, दजला तथा फरात किस देश की प्रसिद्ध नदियां हैं? तो दजला तथा फरात जो हैं ये इराक की प्रसिद्ध नदियां। देखिए, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी के समकालीन और एक मेसोपोटामिया की सभ्यता और भी पढ़ते हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। तो ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये इन्हीं दो नदियों दजला तथा फरात के किनारे और पनपी थी। इस सभ्यता का विकास जो है इन दो नदियों दजला तथा फरात के किनारे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा है? तो वो है गंगा नदी का मुहाना। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस करने लायक है, इसमें 10-15 तथ्य निकल के आएंगे। चलिए इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। गंगा नदी का मुहाना, या फिर इसको बोलते हैं डेल्टा। देखिए, मुहाना बोल दो चाहे डेल्टा बोल दो, दोनों एक ही बात है। क्लियर? तो ये मुहाना या डेल्टा होता क्या है? तो इसकी हम बात करें तो देखिए, नदियां बहती हैं, ये जैसे समुद्र है, नदियां बहती 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 आके और जैसे ही समुद्र में गिरती हैं, तो ये जो इलाका होता है, ये जो इलाका जहां नदियां समुद्र में गिरती हैं, इस एरिया को बोलते हैं डेल्टा, या फिर इसको बोलते हैं मुहाना। ये जैसे समुद्र हो गया, ये नदी हो गई, कोई नदी आ रही है और अपने मुहाने पर आकर ये थोड़ी चौड़ाई ग्रहण कर लेती है, चौड़ाई ग्रहण कर लेती है, तब उसके साथ फिर समुद्र में गिरती है। तो ये जो गिरने का जो इलाका है इसको डेल्टा या मुहाना कहकर संबोधित करते हैं। क्लियर? अब बात करें विश्व के सबसे बड़े डेल्टा की, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, डेल्टा या फिर मुहाना एक ही बात है, डेल्टा, तो वो है गंगा नदी का मुहाना। गंगा तथा यमुना नदी का जो मुहाना है, या डेल्टा, देखिए गंगा तथा यमुना दोनों एक दूसरे में मिलकर और फिर समुद्र में गिरती हैं, ये बंगाल की खाड़ी में। तो इसलिए गंगा तथा यमुना का मुहाना बोल दो, या फिर गंगा अकेले का मुहाना बोल दो, या फिर डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा, ये सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तथा ये भारत के पश्चिमी बंगाल तथा बांग्लादेश, दो देशों में फैला है, भारत तथा बांग्लादेश, जिसमें भारत में ये पश्चिमी बंगाल में है तथा दूसरा बांग्लादेश में है, इन दोनों देशों में और ये फैला है। गंगा, इसको गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहते हैं। इस सुंदरवन डेल्टा को ही दूसरा नाम है गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहकर भी इसको और संबोधित करते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है सुंदरवन डेल्टा का उपनाम है या गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा किसे कहते हैं? तो याद रखिए सुंदरवन डेल्टा का ही दूसरा नाम है गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। इससे पानी जो है गंगा नदी का पानी और बंगाल की खाड़ी में गिरता है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है। क्षेत्रफल की इसकी बात करें तो इसका क्षेत्रफल, सुंदरवन डेल्टा का पर्टिकुलर क्षेत्रफल तो वो है 1,05,000 वर्ग किलोमीटर, 1,05,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है सुंदरवन डेल्टा का। क्योंकि बांग्लादेश तथा पश्चिमी बंगाल में, क्योंकि बांग्लादेश भी पहले और बंगाल का ही हिस्सा था, पश्चिमी बंगाल तथा पूर्वी बंगाल ये सारे ही बंगाल रेजिडेंसी के ही हिस्से थे, इसलिए सुंदरवन डेल्टा का दूसरा नाम बंगाल का डेल्टा भी है, बंगाल का डेल्टा।
गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा या फिर बंगाल का डेल्टा, और इसका एक और उपनाम है, वो है इसका ग्रीन डेल्टा। ग्रीन डेल्टा कहकर भी इसको संबोधित करते हैं। वो किस लिए? क्योंकि ये अत्यधिक उपजाऊ है तथा यहां वर्ष भर हरियाली रहती है, इसलिए इसको ग्रीन डेल्टा कहकर भी और संबोधित करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो है क्वेश्चन नंबर 20। स्टेनलेस जलप्रपात किस नदी तट पर स्थित है? तो वो है जायरे नदी पर। देखिए इसको थोड़ा डिस्कस करें, जायरे नदी को, इंपॉर्टेंट नदी है। जायरे नदी, ये नदी जो है ये कांगो दक्षिणी अफ्रीका के कांगो देश में है। दक्षिणी अफ्रीका के कांगो देश से ये निकलती है, इसलिए इसका दूसरा नाम कांगो नदी भी है। जायरे नदी का ही दूसरा नाम है कांगो नदी। दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में कांगो देश में ये बहती है, इसलिए इसको कांगो नदी भी बोलते हैं। देखिए जलप्रपात की हमने बात की, जलप्रपात, तो इस नदी पर दो जलप्रपात हैं। एक तो स्टेनले जलप्रपात। देखिए जलप्रपात यानी कि झरना, ऐसा स्थान जहां पर कोई भी नदी ऊंचाई से गिरती है, ऊंचाई से गिरती है, उसको बोलते हैं जलप्रपात, या फिर सिंपली हम इसको झरना भी बोल देते हैं, लेकिन इसका नाम होता है जलप्रपात। जहां कोई भी नदी ऊंचाई से गिरती है और झरने का निर्माण करती है तो उसको जलप्रपात। तो कांगो नदी यानी जायरे नदी पर दो जलप्रपात हैं, एक तो स्टेनले तथा दूसरा लिविंग स्टोन। लिविंग स्टोन, ये दो जलप्रपात इस नदी पे हैं, जिसमें से स्टेनले जलप्रपात की हम बात करें तो ये 200 फीट की ऊंचाई है इसकी, यानी कि स्टेनले जलप्रपात पर जो ये जायरे नदी है ये 200 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती है। क्लियर? जायरे नदी के तथ्यों की अगर बात करें तो ये एकमात्र नदी है, विश्व की एकमात्र नदी है जो कि भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, दो बार काटती है। क्लियर? कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं, याद रखिए कि भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो जायरे नदी, जिसका उपनाम क्या है? कांगो नदी, क्योंकि ये कांगो दक्षिणी अफ्रीका से निकलती है। क्लियर? लंबाई के हिसाब से देखें तो ये अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। जस्ट अ मिनट, अफ्रीका महाद्वीप की और सबसे लंबी नदी। विश्व की ये दूसरी सबसे लंबी नदी है नील के बाद। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी नहीं है ये, अफ्रीका महाद्वीप की भी सबसे लंबी नदी नील ही है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी भी है। नील के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी जायरे नदी है, अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी और जायरे नदी। फैस नदी तो नील नदी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, जो कि विश्व की सर्वाधिक लंबी नदी है। जायरे नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी का दर्जा इसको प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21। रोम किस नदी तट पर स्थित है? तो रोम जो है टाइबर नदी के तट पर स्थित है। देखिए रोम के बारे में थोड़ा तथ्य डिस्कस करें। चलिए रोम, तो रोम के बारे में सबसे पहले तो ये कि ये इटली देश की राजधानी है, इटली देश की राजधानी है। टाइबर नदी, जिसकी अभी हमने बात की, टाइबर नदी के किनारे और ये देश बसा है, टाइबर नदी के किनारे। विश्व में सर्वाधिक चर्च, विश्व के सर्वाधिक चर्च जो है रोम में है। लगभग 300 के लगभग चर्च
और रोम में है चर्च। इसलिए सर्वाधिक चर्च होने की वजह से इस रोम को और पोप का शहर के उपनाम से भी इसको जाना जाता है। अन्य इसके उपनाम हैं, और भी इसके कई उपनाम हैं, जैसे 7 पहाड़ियों का नगर, 7 पहाड़ियों का नगर कहकर भी इसको संबोधित किया जाता है। इसके अलावा अन्य उपनामों की बात करें तो होली सिटी तथा प्राचीन विश्व की सामग्री कहकर भी इसको संबोधित किया जाता है। यानी रोम के कितने उपनाम हो गए? तो सबसे पहले पोप का शहर, फिर 7 पहाड़ियों का नगर, फिर होली सिटी और प्राचीन विश्व की सामग्री कहकर भी इसको संबोधित किया जाता है। फिर टाइबर नदी जो है, जिसके किनारे रोम बसा है, टाइबर नदी, ये इटली देश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इटली की दूसरी सबसे लंबी नदी है इटली, जिसकी राजधानी है रोम, जो कि टाइबर नदी के किनारे बसा है। तो ये टाइबर नदी इटली की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली सबसे लंबी नदी जो है इटली की, वो है पो नदी, पो। ये टाइबर नदी जो है, इसके बारे में एक और तथ्य विख्यात है, वो ये कि इस नदी के पानी में और सर्वाधिक मात्रा में मिट्टी के कण, यानी कि गाद, कीचड़, गाद, ये सर्वाधिक मात्रा में और विश्व में इसी नदी के पानी में और पाया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व की सबसे बड़ी झील का दर्जा प्राप्त है, तो वो है कैस्पियन सागर, जिसका क्षेत्रफल है 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। देखिए कैस्पियन सागर को थोड़ा डिस्कस करें। कैस्पियन सागर, तो सबसे पहले तो ये कि ये कैस्पियन सागर है, इसके नाम से प्रतीत होता है कि ये कोई समुद्र है, यानी कि सागर यानी कि समुद्र। तो मैं यहां आपको बता दूं कि ये कैस्पियन सागर मूल रूप से एक झील है, परंतु इसको सागर बोलकर संबोधित क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका जो आकार है, वृहत आकार, इसका आकार बहुत ही वृहत है, यानी कि बड़ा है। इस वजह से इसको और सागर कहकर संबोधित किया जाता है। मूल रूप से ये झील है। क्लियर? खारे पानी की झील है, ये विश्व की एक खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर, या फिर विश्व की सबसे बड़ी झील, तो वो भी कैस्पियन सागर। दोनों ही सूरत में और कैस्पियन सागर ही होगी। क्लियर? इसके बड़े आकार के कारण इसको कैस्पियन सागर कहकर संबोधित किया जाता है। नदियों की बात करें तो वोल्गा नदी और के पानी से, वोल्गा नदी के पानी से और इस कैस्पियन सागर झील का निर्माण होता है। इसके साथ ही साथ एक और नदी, यूराल नामक नदी, यूराल नदी का पानी भी और इसमें आकर गिरता है। भौगोलिक टोपोग्राफी की इसकी अगर बात करें तो ये 5 देशों से जुड़ी हुई है, 5 देशों से जुड़ी है, जिनमें सबसे प्रमुख जो है वो मुख्य रूप से रूस से जुड़ी है, रूस देश से, रूस देश की सीमा से और प्रमुख से ये जुड़ी है कैस्पियन सागर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 23, अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है अमेजन नदी। अपवाह की दृष्टि से और विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी। देखिए अमेजन को थोड़ा डिस्कस करें। अमेजन नदी, तो अमेजन जो है अपवाह के आधार पर, यानी कि बहाव क्षेत्रफल के आधार पर, अपवाह के आधार पर यह विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी, और अमेजन को माना जाता है सबसे बड़ी नदी। अच्छा, लंबाई के आधार पर और विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो नील है। अपवाह के आधार पर अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है। साथ ही साथ दक्षिणी
अपवाह के आधार पर विश्व की सबसे लंबी नदी, और वैसे ऑल ओवर विश्व की लंबाई के आधार पर सबसे लंबी नदी नील। और अमेजन जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की और सबसे लंबी नदी अमेजन है, सबसे लंबी। और विश्व की अपवाह के आधार पर सबसे लंबी तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की ऑल ओवर सबसे लंबी नदी अमेजन। ये एडीज, इसका उद्गम जो है अमेजन का उद्गम, कई बार क्वेश्चन आता है, तो ये है एडीज पर्वत। एडीज पर्वत जो कि पेरू में स्थित है, दक्षिण अमेरिका का देश है पेरू, जहां एडीज पर्वत से और अमेजन का उद्गम होता है। तथा ये अटलांटिक सागर में गिरती है, अटलांटिक सागर में गिरती है, जिससे बोला जाता है कि अमेजन का जो डेल्टा है वो अटलांटिक सागर के पास स्थित है। अमेजन जो है अपने वर्षा वनों के लिए, कई बार क्वेश्चन आता है अमेजन अपने किस भौगोलिक और आधार पर जानी जाती है, तो वो भौगोलिक आधार है वर्षा वन। अमेजन अपने वर्षा वनों के लिए जानी जाती है, प्रसिद्ध है, वर्षा वनों के लिए प्रसिद्ध है या जानी जाती है। वर्षा वनों के कारण, और इसको धरती का फेफड़ा के उपनाम से भी अमेजन नदी को जाना जाता है, धरती का फेफड़ा। कई बार क्वेश्चन आता है धरती का फेफड़ा के नाम से किस नदी को या किस भौगोलिक आधार को जाना जाता है, तो वो है अमेजन नदी, क्योंकि इसके वर्षावन जो है वो सदैव हरे भरे रहते हैं, जिस वजह से ऑक्सीजन का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसे धरती का फेफड़ा कहकर भी संबोधित करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, कुल क्षेत्रफल के मद्देनजर, देखिए क्वेश्चन क्या है, कुल क्षेत्रफल, अभी हमने बात की थी, कुल क्षेत्रफल के मद्देनजर विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है नील नदी। नील नदी जैसी हमने बात की अभी, देखिए नील नदी को थोड़ा देख लेते हैं साथ ही साथ। नील नदी, तो नील नदी जो है, सबसे पहले तो ये कि ये लंबाई के आधार पर और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। इस नदी के किनारे जो है मिस्र देश बसा है, मिस्र देश जो है इस नदी के किनारे बसा है। मिस्र में इस नदी पर और प्रसिद्ध असवान बांध, बहुत ही प्रसिद्ध बांध है असवान बांध, जो कि मिस्र का है और नील नदी पर बना हुआ है। नील नदी का उद्गम जो है वो विक्टोरिया झील से होता है, और ये विक्टोरिया झील जो है ये इथियोपिया दक्षिणी अफ्रीका का देश है इथियोपिया, जहां पर ये विक्टोरिया झील स्थित है, और इस विक्टोरिया झील से और नील नदी का उद्गम होता है। क्लियर। मुहाने की इसके डेल्टा की बात करें तो ये भूमध्य सागर में अपना पानी गिराती है, भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी, इसलिए इसका डेल्टा जो है वो भूमध्य सागर के पास बना है। क्लियर। ये थे नील से संबंधित तथ्य। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का दर्जा, तो अभी हमने चर्चा की थी अमेजन दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है तथा अपवाह के आधार पर और विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी तथा लंबाई के आधार पर हमने अभी बात की, विश्व की सबसे लंबी नदी का दर्जा और नील नदी को प्राप्त है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की अमेजन हो गई, उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उसकी नदी का नाम है सबसे लंबी मिसिसिपी मिसौरी। तो देखिए इस मिसिसिपी मिसौरी को भी थोड़ा देख लेते हैं। मिसिसिपी मिसौरी नदी का नाम है मिसिसिपी मिसौरी। तो सबसे पहले तो ये कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी। क्लियर। इसके बाद ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कि पूर्णतया मिसिसिपी मिसौरी
पूर्णतया संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में बहती है, पूर्णतया यूएसए में बहती है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, तथा दूसरा तथ्य ये पूर्णतया यूएसए में बहती है। इसका उद्गम जो है, मिसिसिपी मिसौरी का उद्गम जो है वो इटास्का झील, इटास्का झील से इसका उद्गम होता है। इटास्का झील से इसका उद्गम होता है तथा ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। डेल्टा जो बनाती है वो मैक्सिको की खाड़ी के समीप बनाती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। उद्गम होता है इटास्का झील से तथा ये गिरती है मैक्सिको की खाड़ी में, मिसिसिपी मिसौरी, क्योंकि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है तथा पूर्णतया यूएसए में बहती है। वैसे ऑल ओवर बात करें तो उत्तरी अमेरिका की दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है अमेजन है, और ऑल ओवर वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी लंबाई के आधार पर नील नदी है, अफवाह के आधार पर अमेजन है, जो कि दक्षिणी अमेरिका की भी सबसे लंबी नदी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी, जिसके बारे में, अच्छा ये मिसिसिपी मिसौरी जो है उत्तरी अमेरिका की तो सबसे लंबी नदी है ही है, विश्व की चौथी, फोर्थ नंबर की और सबसे लंबी नदी भी ये है। विश्व की चौथे नंबर की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी। क्लियर। इसको एक उपनाम भी है, मिसिसिपी मिसौरी जो नदी है इसका एक उपनाम है, इसको महान नदी के नाम से जाना जाता है। महान नदी के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है महान नदी के नाम से किसको संबोधित किया जाता है, तो वह है मिसिसिपी मिसौरी नदी, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। क्लियर। उद्गम होता है इटास्का झील से, गिरती है मैक्सिको की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वे दो महाद्वीप कौन से हैं जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब तो वो है अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दर्पण प्रतिबिंब यानी अगर हम ग्लोब पर देखें, ग्लोब पर इन मानचित्र पर इनको देखें, विश्व के मानचित्र पर इन दोनों महाद्वीपों को, तो ये लगभग लगभग भौगोलिक रूप से और एक जैसे दिखते हैं। दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका, ये दोनों ग्लोब पर अगर इनको देखा जाए तो ये भौगोलिक रूप से और ग्लोब पर एक समान दिखते हैं, एक समान। इसलिए बोला जाता है कि ये दोनों महाद्वीप जो हैं एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब है। क्लियर। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, इसको याद रखिएगा थोड़ा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर स्थित है। तो देखिए सौर मंडल किसको बोलते हैं, हमारे 8 के 8 ग्रह और मिलकर 8 के 8 ग्रह, इनके उपग्रह तथा क्षुद्र ग्रह, ये सारे के सारे मिलकर और सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल, हमारी पृथ्वी भी सौर मंडल का ही एक हिस्सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पूछा है तो वो है मंगल ग्रह पर स्थित है, और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ओलिपस मेसी। मंगल ग्रह पर स्थित ज्वालामुखी का क्या नाम है, तो वो ज्वालामुखी का जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, सौर मंडल का, सौर मंडल सबसे बड़ा ज्वालामुखी, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ओलिपस मेसी, ओलिपस मेसी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये वन लाइनर क्वेश्चन है सारे के सारे, देखिए इनको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ऐसे ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध तथा शुक्र, बुध तथा शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद लाल ग्रह की संज्ञा किसको दी जाती है, रेड प्लेनेट, तो वो है मंगल ग्रह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, सौर मंडल में पहले तथा अब कुल कितने ग्रह, तो पहले सौर मंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे, इसमें से प्लेटो का ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार अभी कुल ग्रहों की संख्या 8 है। किस ग्रह का, तो प्लेटो का दर्जा समाप्त किया है ग्रह का, अभी कुल 8 ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सौर मंडल के कौन से ग्रह आंतरिक ग्रह के नाम, देखिए सौर मंडल में कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं, जिनमें से और 4 ग्रह आंतरिक तथा 4 ग्रह और बाह्य ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। 4 बाह्य तथा 4 आंतरिक। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, तो आंतरिक हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल, ये है आंतरिक ग्रह। तथा बाह्य ग्रह की बात करें तो बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण, इनको बाह्य ग्रह करके बुलाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 36, सौर मंडल की दूरी मापन की इकाई क्या है? तो सौर मंडल की दूरी मापन की जो इकाई है वो प्रकाश वर्ष। देखिए एक प्रकाश वर्ष जो है वो कितना होता है? तो ये होता है एक वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, प्रकाश एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसको बोला जाता है एक प्रकाश वर्ष, और यह सौर मंडल की दूरी मापन की इकाई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एक प्रकाश वर्ष तो हमने बात की, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 38, सौर मंडल में तारों का समूह क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं तारामंडल। क्लियर? तारामंडल में स्थित सबसे बड़ा तारा तो वो है हाइड्रा, हाइड्रा कहकर संबोधित करते हैं सबसे बड़े तारे को। क्वेश्चन नंबर 40, सूर्य जब पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है उस परिस्थिति को क्या कहते हैं? देखिए, प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी के आसपास और सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक आता है तथा इस स्थिति को बोलते हैं उपसौर की घटना। उपसौर बोलकर इसको संबोधित करते हैं। अच्छा, 4 जुलाई, प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई के लगभग और सूर्य जो है पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है, इसको बोलते हैं अपसौर की घटना। सर्वाधिक नजदीक होता है उसको बोलते हैं उपसौर की घटना, सर्वाधिक दूर होता है तो उसको बोलते हैं अपसौर की घटना। तो कई बार पूछते हैं उपसौर की घटना कब होती है? तो ये होती है 3 जनवरी के आसपास, तथा अपसौर की घटना कब होती है? तो ये होती है 4 जुलाई के आसपास। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन वही है सेम, अपसौर की घटना 4 जुलाई। अब आगे बढ़ते हैं, मेन क्वेश्चन आ चुका है डिस्कशन वाला। क्वेश्चन नंबर 42, किस नदी को तेल की नदी के उपनाम से जाना जाता है? तो तेल की नदी के उपनाम से जाना जाता है नाइजर नदी। चलिए नाइजर नदी को थोड़ा डिस्कस करते हैं। नाइजर नदी, देखिए बात करें नाइजर नदी की तो ये अफ्रीका महाद्वीप की, सबसे पहले तो ये अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदी है, प्रमुख नदी, तथा इसका उद्गम वो होता है लोमा पर्वत से। लोमा पर्वत से इसका उद्गम होता है नाइजर नदी का, तथा ये गिरती है उत्तरी अटलांटिक सागर में, उत्तरी अटलांटिक सागर। नाइजर नदी अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदी है, उद्गम होता है इसका लोमा पर्वत से तथा ये उत्तरी अटलांटिक सागर में गिरती है और डेल्टा बनाती है। या उत्तरी अटलांटिक सागर को हम गिनी की खाड़ी के नाम से भी संबोधित करते हैं जहां ये गिरती है। अच्छा, अब बात करते हैं इसको तेल की नदी। इसको तेल की नदी क्यों कहते हैं? इसका उपनाम है, नाइजर नदी का उपनाम है तेल की नदी। तो देखिए उसका कारण है कि ये जो नाइजर नदी है जब ये उत्तरी अटलांटिक सागर में गिरती है तो डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है जिसे मुहाना भी बोलते हैं। तो इसका जो डेल्टा या मुहाना है वहां पर सर्वाधिक मात्रा में तेल के कुएं हैं, तेल के कुएं। तो यहां पर क्या है, तेल का उत्खनन होता था, उत्खनन, परंतु वर्तमान में ये उत्खनन बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से उन तेल के कुओं से रिसाव होता है, तेल के कुओं से लगातार रिसाव होता है और वो रिसाव जो है इसके डेल्टा में, इसके पानी के साथ समुद्र में गिरता है, समुद्र में गिरता है, जिस वजह से इसका जो पानी है उसके ऊपर तेल की बहुत सारी मात्रा तैरती रहती है तथा इसका जल जो है, जल प्रदूषण, तेल को इस नदी के जल प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण माना जाता है तथा इसी कारण इसको तेल की नदी कहकर संबोधित किया जाता है। तेल की नदी, नाइजर नदी। क्लियर? ये मुख्य मुख्य तथ्य थे नाइजर नदी से संबंधित। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पृथ्वी की आयु का निर्धारण करने की पद्धति क्या कहलाती है? तो वो है यूरेनियम डेंटिंग पद्धति। इसी पद्धति के माध्यम से और पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। देखिए इसको थोड़ा डिस्कस करें, यूरेनियम डेंटिंग और कार्बन डेंटिंग को। तो देखिए कार्बनिक पदार्थों
तथा जैसे पृथ्वी की यूरेनियम, सबसे पहले यूरेनियम, यूरेनियम डेंटिंग तथा कार्बन डेंटिंग, ये दो पद्धतियां हैं, यूरेनियम डेंटिंग तथा कार्बन डेंटिंग। तो इनमें क्या होता है, यूरेनियम डेंटिंग जो पद्धति है इसके अंतर्गत और आइसोटोप, आइसोटोप्स जो कि एक न्यूक्लियर, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, आइसोटोप बोलते हैं, न्यूक्लियर नहीं, सॉरी, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं आइसोटोप। कार्बन डेंटिंग और यूरेनियम डेंटिंग दोनों में ही आइसोटोप का इस्तेमाल होता है, आइसोटोप जो कि रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो इस यूरेनियम डेंटिंग में जिस आइसोटोप का इस्तेमाल होता है उसे बोलते हैं U-234 तथा U-238। ये दो तरह के आइसोटोप उस यूरेनियम डेंटिंग में इस्तेमाल होते हैं तथा इसके द्वारा और पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। वहीं बात करें कार्बन डेंटिंग की, तो इसमें जो आइसोटोप यानी कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ इस्तेमाल होता है वो कार्बन 14, कार्बन 14 नामक आइसोटोप का इसमें इस्तेमाल किया जाता है तथा इस कार्बन डेंटिंग के द्वारा कार्बनिक पदार्थों की और आयु का निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है। कार्बन डेंटिंग पद्धति के द्वारा कार्बनिक पदार्थों की आयु का निर्धारण। और इसके द्वारा किया जाता है, देखिए कैसे, तो किसी भी पदार्थ, जैसे मान लीजिए कोई सूखी लकड़ी है, कोई पेड़ का सूखा तना है, तो इस कार्बन डेंटिंग पद्धति के द्वारा कार्बन 14 नामक आइसोटोप और जो है उस लकड़ी में मिलाया जाता है तथा उससे उसके कार्बन की मात्रा ज्ञात की जाती है, उसमें कार्बन की कितनी मात्रा बची है, कार्बन की मात्रा, और कार्बन की मात्रा के आधार पर और उसकी आयु का निर्धारण किया जाता है। क्लियर। डेंटिंग पद्धति में ऐसे ये आइसोटोप जो है उक्त पदार्थ में मिलाया जाता है तथा उक्त पदार्थ में आइसोटोप मिलाने के बाद में उसमें कार्बन की मात्रा के आधार पर कितनी कार्बन की मात्रा बची है उसके आधार पर और उसकी आयु का निर्धारण किया जाता है। तो ये थी यूरेनियम डेंटिंग तथा कार्बन डेंटिंग। अगला क्वेश्चन 44, जीवाश्मों की, कार्बनिक पदार्थ या जीवाश्म दोनों की ही आयु जो है कार्बन डेंटिंग पद्धति के द्वारा ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, भूकंप की तीव्रता मापन की इकाई क्या है, तो भूकंप की तीव्रता मापन की इकाई जो है रिएक्टर स्केल पे भूकंप को और मापा जाता है, रिएक्टर स्केल। क्वेश्चन नंबर 46, भूकंप की तीव्रता मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो यंत्र है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ बोल के, और भूकंप की तीव्रता मापन हेतु जो यंत्र काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, भूमध्य रेखा के नजदीक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा के नजदीक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो देखिए उष्ण कटिबंधीय वन। इन उष्ण कटिबंधीय वनों को थोड़ा डिस्कस करते हैं। उष्ण कटिबंधीय वन, तो देखिए ये उष्ण कटिबंधीय वन जो है इनको वर्षा वन या फिर आर्द्र वन, वर्षा वन या फिर आर्द्र वन के नाम से भी इनको जाना जाता है, उष्ण कटिबंधीय वनों को। उष्ण यानी कि गर्मी, तो सर्वाधिक गर्मी जो है ये गर्म रेगिस्तानी नहीं, मतलब रेगिस्तान से थोड़े कम, और गर्म वन होते हैं। उष्ण मतलब ना सर्दी ना गर्मी, इस प्रकार का मौसम इन वनों में होता है, उष्ण मौसम, जिसकी वजह से, और ये आर्द्र वन या वर्षा वनों की संज्ञा इसको दी जाती है इनको। दूसरी, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में और 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इनका फैलाव, 28 भूमध्य रेखा के दक्षिण में, दक्षिणी गोलार्ध में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में, और 28 डिग्री तक इनका फैलाव माना जाता है। क्लियर। ये थे उष्ण कटिबंधीय वन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ब्रॉड टॉपिक वाला क्वेश्चन आया है, इसमें कम से कम भी 50 तथ्य मैं आपको बताऊंगा कोयले से संबंधित।
कोयला किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो ये कोयला जो है अवसादी चट्टान, कोयले को जो है अवसादी चट्टान कहकर संबोधित करते हैं। तो चलिए अभी जानते हैं कोयला तथा अवसादी चट्टान क्या होता है। देखिए, कोयला, सबसे पहले तो हम कोयले को डिस्कस करते हैं। प्राकृतिक रूप से ऊर्जा का और सर्व प्रमुख साधन, ऊर्जा का सर्व प्रमुख साधन होता है ये। क्लियर? तो इसको हम डिस्कस करते हैं कोयले को। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये जैसा हमने प्रश्न में डिस्कस किया, ये अवसादी कोयला जो है अवसादी चट्टान होती है, अवसादी चट्टान। अब आप बोलोगे कि अवसादी चट्टान किसको बोलते हैं? तो देखिए, चट्टानें जो है तीन प्रकार की होती हैं प्रकृति में। सबसे पहले अवसादी, इसके बाद आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टान, तथा तीसरी होती है कायांतरित चट्टानें, कायांतरित चट्टानें। तीन तरह की चट्टानें प्रकृति में पाई जाती हैं, जिनमें कोयला जो है अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान किसको बोलते हैं? प्रकृति में निर्मित वो चट्टानें, प्राकृतिक रूप से और निर्मित चट्टानें, प्राकृतिक रूप से निर्मित चट्टानें जो कि भूगर्भीय प्रभावों के द्वारा, यानी कि जमीन के तापमान तथा भूमि में होने वाली हलचल के फलस्वरूप और जो ठोस का रूप धारण कर लेती हैं। देखिए क्या बोला मैंने, अवसादी चट्टान, कोयला जो कि एक अवसादी चट्टान होती है। तो अवसादी चट्टान क्या होती है? प्राकृतिक रूप से निर्मित होती हैं तथा भूगर्भीय हलचलों, यानी कि भूगर्भीय प्रभावों, जिनमें आता है जमीन में होने वाला तापमान तथा हलचल, जिनको बोलते हैं भूगर्भीय प्रभाव। इन भूगर्भीय प्रभावों से ये ठोस का रूप धारण कर लेती हैं। ऐसी चट्टानों को हम बोलते हैं अवसादी चट्टानें। दूसरा, अवशेषों द्वारा निर्मित, अवशेषों द्वारा निर्मित होती हैं अवसादी चट्टानें। तो अवसादी चट्टानें अवशेषों द्वारा निर्मित या फिर प्रकृति में प्राकृतिक रूप से भूगर्भीय प्रभावों, जिनमें जमीन का तापमान तथा हलचल शामिल है, उनके द्वारा जो ठोस का रूप धारण कर लेती हैं, उनको बोलते हैं अवसादी चट्टानें। दूसरा, आग्नेय चट्टानें। देखिए, ज्वालामुखी जब उद्गार होता है, ज्वालामुखी जब फटता है, विस्फोट होता है, तो उसमें से लावा निकलता है और उस लावा को हम मैग्मा कहकर संबोधित करते हैं, मैग्मा। तो इस मैग्मा के जमने से और जिन चट्टानों का निर्माण होता है, उनको बोलते हैं आग्नेय चट्टानें। क्लियर? चट्टानों के दो किस्म, अवसादी तथा आग्नेय। तीसरा, कायांतरित चट्टानें। तो इन अवसादी तथा आग्नेय, इन दोनों चट्टानों के ही मिलने से जिस चट्टान का निर्माण होता है, उसे हम बोलते हैं कायांतरित चट्टानें। जस्ट ए मिनट, कायांतरित चट्टानें। क्लियर? कायांतरित चट्टानें। तो ये हो गया कोयला जो है, और इनमें से कोयला जो है अवसादी चट्टान का उदाहरण है। सबसे पहले हमने चट्टानों का और ये टॉपिक क्लियर कर लिया। अभी देखो, कोयले की बात करें तो कोयला जो है, कोयला जो कि एक अवसादी चट्टान है, इसके अलावा ये ठोस कार्बनिक पदार्थ है, प्रकृति में पाए जाने वाला ठोस कार्बनिक पदार्थ भी कोयले को बोलते हैं, ठोस कार्बनिक पदार्थ। ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में, और इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है कोयले का। कोयले का सर्वाधिक प्रयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। ऊर्जा का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्रोत, अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत। क्यों? क्योंकि विश्व में प्रकृति में नॉर्मली नेचुरल रूप से और प्रकृति की 35 से 40% ऊर्जा जो है वो कोयले से प्राप्त की जाती है, कोयले से प्राप्त की जाती है। ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि कोयला जो है अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो चट्टानों को हमने डिस्कस किया, तीन तरह की चट्टानें, अवसादी, आग्नेय तथा कायांतरित, तीनों के बारे में हमने जाना। अब कोयला जो कि अवसादी चट्टान का उदाहरण है, वो ठोस कार्बनिक पदार्थ, प्रकृति में पाए जाने वाला ठोस कार्बनिक पदार्थ है, जिसका कि ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। और ये ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि प्रकृति की 35 से 40% ऊर्जा जो है कोयले के द्वारा प्राप्त की जाती है। अभी बात करें कोयले की, तो कोयले का मुख्य तत्व है, कोयले में पाए जाने वाला मुख्य तत्व जो है वो कार्बन है। कार्बन, यानी कि 90% से भी अधिक
और इसमें कार्बन उपस्थित होता है। कोयले में सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है कोयले में वो है कार्बन। इसके अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कुछ मात्रा में गंधक, थोड़ी सी मात्रा में गंधक, ये तत्व भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है कोयले में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से इसमें कार्बन पाया जाता है तथा थोड़ी थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा गंधक की मात्रा भी इसमें पाई जाती है। भाई बात करें कोयले के प्रकारों की, यानी कि कोयले की किस्में, कोयले के प्रकार या फिर इनको बोलेंगे किस्में। तो देखिए कोयले में उपस्थित कार्बन की मात्रा के आधार पर, कार्बन की मात्रा के आधार पर और कोयले की किस्में जो हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की किस्में होती हैं कोयले की। सबसे पहले एंथ्रेसाइट, सर्वाधिक उपयुक्त किस्म एंथ्रेसाइट, जिसमें 94 से लेकर और 98% तक कार्बन की मात्रा होती है। 94 से लेकर 98% तक की और कार्बन की मात्रा होती है इसमें एंथ्रेसाइट कोयला में। दूसरा होता है बिटुमिनस, जिसमें कि 78 से लेकर 86% तक और कार्बन की मात्रा होती है। तीसरा जो कोयले का प्रकार है वो होता है लिग्नाइट, जिसमें कि 28 से लेकर और 30% तक और कोयले कार्बन की मात्रा होती है। और सर्वाधिक निम्न क्वालिटी का जो कोयला है वो बोला जाता है पित्त, जिसमें कि 20 से लेकर और 25% तक ही मात्रा और कार्बन की मात्रा होती है। क्लियर। देखिए कोयले के निर्माण की हम बात करें, कोयले का निर्माण कैसे हुआ। तो कोयले के निर्माण के बारे में तथ्यों को जान लीजिए। 300 मिलियन वर्ष पूर्व, 300 मिलियन वर्ष पूर्व जब अध्ययन किया जाता है तो इसका अनुमानित समय जो है वो 300 मिलियन वर्ष पूर्व निर्धारित किया गया है। पृथ्वी पर क्या है, सघन वन हुआ करते थे। धरती पर सघन वन हुआ करते थे, वन, जंगल। भूमि पर होने वाले विभिन्न भूगर्भीय प्रभाव, भूगर्भीय प्रभाव यानी कि जलवायु परिवर्तन, भूकंप, तूफान इत्यादि से क्या हुआ, ये जो सघन वन थे ये जमीन के अंदर दब गए, जमीन के अंदर दबना। और इनके दबने के उपरांत पृथ्वी के तापमान तथा हलचल की वजह से और ये कोयले में तब्दील हो गए, कोयले में बदल गए। कोयले का निर्माण कैसे हुआ, 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सघन वन हुआ करते थे, जो कि विभिन्न भूगर्भीय प्रभावों जैसे भूकंप, तूफान का आना इत्यादि से क्या हुआ, ये सघन वन जो है पृथ्वी के अंदर दब गए तथा पृथ्वी के तापमान तथा पृथ्वी में होने वाली हलचल से और ये कोयले में तब्दील हो गए। इस प्रकार हुआ कोयले का निर्माण। इस कोयले के निर्माण की इस समस्त प्रक्रिया को जो है और जिस नाम से बुलाया जाता है कोयले के निर्माण की, वो है कार्बनीकरण। यानी कि सघन वनों के और कार्बनीकरण से और कोयले की उत्पत्ति हुई, कोयले का निर्माण हुआ या उत्पत्ति हुई। अच्छा, चूंकि अभी हमने डिस्कस किया वनस्पति से इसका निर्माण हुआ है, इसका निर्माण किससे हुआ है, सघन वनों की वनस्पति या पेड़ पौधों से, इसलिए इसको और कोयले को ही दूसरा नाम जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन कहकर भी कोयले को और संबोधित करते हैं। क्लियर। ये थे कोयले से संबंधित मुख्य तथ्य। अभी थोड़ा जाते जाते कोयले की खानें देखिए। कोयले की खानों, खदानों के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। तो देखिए विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादन जो है वो होता है चीन में। चीन विश्व में प्रथम नंबर का कोयला उत्पादक है। इसके बाद दूसरा कोयला उत्पादक जो है विश्व का वो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर कोयले उत्पादन में। तथा भारत का जो है विश्व में कोयला उत्पादन में तीसरा स्थान है। भारत तीसरे नंबर पर आता है विश्व में कोयले उत्पादन में। क्लियर।
ये थे उत्पादन से संबंधित। अभी भारत में बात करें, भारत में जो कि तीसरे स्थान पर विश्व में आता है, तो इसके लिए इसके खदानों, इसके जो खाने हैं उन खानों के उत्खनन के लिए और जो संस्था काम करती है वो है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड जिसको बोलते हैं, ये भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है कोल इंडिया लिमिटेड। और इस कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है 1975 में की गई, क्योंकि 1972 में और कोयले का राष्ट्रीयकरण, कोयले की जो खानें थी, इन खानों का और राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1972 में। कई बार क्वेश्चन आता है कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण भारत में कब किया गया? 1972। तथा इस राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड नामक से कंपनी बनाई गई, जो कि कोयला मंत्रालय भारत सरकार के अंडर में काम करती है। क्लियर? ये कोयला खदानों का अभी सर्वाधिक कोयला भारत में कोयले उत्पादन की बात करें, कोयला उत्पादन भारत, तो देखिए भारत में सर्वाधिक कोयले के जो खाने हैं, सर्वाधिक खाने वो है झारखंड में। भारत में सर्वाधिक कोयला खाने जो हैं वो झारखंड में प्रथम नंबर पर सर्वाधिक कोयले की खाने। दूसरा नंबर जो है वो है उड़ीसा, जिसका अभी नाम ओडिशा कर दिया गया है। ये कोयला खदानों में दूसरे नंबर पर आता है। तीसरा नंबर जो है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है कोयला खदानों के हिसाब से देखें तो तीसरा। देखिए भारत में कोयला उत्पादन सर्वाधिक खाने झारखंड में, दूसरे नंबर पर उड़ीसा, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। अभी बात करें कोयले की पर्टिकुलर खानों की, तो देखिए रानीगंज कोयला क्षेत्र मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र, देश के मुख्य और कोयला उत्पादक क्षेत्र, भारत के उत्पादक क्षेत्र। कई बार क्वेश्चन आता है रानीगंज कोयला उत्पादक क्षेत्र कहां पड़ता है, या रानीगंज कोयला उत्पादक क्षेत्र किस नदी के किनारे है, ऐसे करके। तो देखिए रानीगंज प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों की हम बात करें तो सबसे पहले रानीगंज कोयला उत्पादक क्षेत्र जो कि पड़ता है पश्चिमी बंगाल में गोदावरी नदी के किनारे। और ये रानीगंज कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है पश्चिमी बंगाल में स्थित है। इसके बाद झरिया कोयला उत्पादक क्षेत्र जो कि है उड़ीसा में। इसके बाद बोकारो कोयला उत्पादन क्षेत्र जो भी है उड़ीसा में, ये भी उड़ीसा में, नहीं सॉरी, बोकारो तथा झरिया ये दोनों ही उड़ीसा में नहीं, ये झारखंड में है। देखिए सबसे प्रसिद्ध रानीगंज कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है पश्चिमी बंगाल में गोदावरी नदी के किनारे, तथा झरिया और बोकारो ये दोनों ही झारखंड में है। मैं इसमें कंफ्यूज था थोड़ा, मैं इसको उड़ीसा में समझ रहा था, ये एक्चुअली झारखंड में है, ये उड़ीसा में नहीं है। क्लियर? इसके बाद सिंगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र, सिंगरौली, जस्ट ए मिनट, बार बार इसको क्यों हो जाता है। सिंगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र जो कि है एमपी, मध्य प्रदेश में। इसके बाद कोरबा कोयला उत्पादक क्षेत्र जो कि है छत्तीसगढ़ में। इसके बाद तलचर, ये कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, तलचर कोयला उत्पादक क्षेत्र जो कि है ओडिशा में। देखिए ये झरिया तथा बोकारो ये दोनों उड़ीसा में नहीं, ये झारखंड में थे। तलचर कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है वो ओडिशा में है। मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, इसमें आप कंफ्यूज मत रहिए। तलचर जो है वो ओडिशा में है, झरिया तथा बोकारो दोनों ही और झारखंड में है। इसके अलावा सिंगरेनी कोयला उत्पादक क्षेत्र, सिंगरेनी कोयला उत्पादक क्षेत्र जो कि है आंध्र प्रदेश में। इस प्रकार से ये थे कोयले से संबंधित और महत्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्र भारत के। क्लियर? विश्व में देखिए इन तथ्यों को एक बार रिपीट करें तो विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादन चीन, दूसरा यूएसए, भारत का तीसरा स्थान है। भारत में अगर कोयला उत्पादन की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर झारखंड, दूसरे नंबर पर उड़ीसा, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। और ये जो मुख्य खाने हैं कोयले की, ये हमने बातें की। अभी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49,
कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? तो देखिए बेरिंग जल संधि जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। अब इसकी बात करें बेरिंग जल संधि की, थोड़ा देख लीजिए। जिब्राल्टर जल संधि हमारा हो चुका है, अभी अगली जो जल संधि है वो बेरिंग जल संधि, इसकी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, तो देखिए ये बेरिंग जल संधि जो है ये उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर तथा बेरिंग सागर, इन दोनों को आपस में जोड़ती है। बेरिंग जल संधि के द्वारा क्या किया जाता है, उत्तरी प्रशांत महासागर तथा बेरिंग सागर को आपस में जोड़ती है। देखिए ये जो जल संधियां हैं इनकी हम बात करें तो जल संधियों को ही जल संयोजी, जल संयोजी कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि ये दो जल क्षेत्रों को आपस में जोड़ती हैं, दो जल क्षेत्रों को आपस में जोड़ती हैं, इसलिए इनको जल संयोजी भी कहकर संबोधित किया जाता है। तो ये बेरिंग जल संधि जो है उत्तरी प्रशांत सागर तथा बेरिंग सागर को जोड़ती है। साथ ही साथ इनको जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य कहकर भी संबोधित किया जाए, क्योंकि इनका आकार जो होता है वो डमरू के जैसे आकार होता है, इसलिए इनको जल डमरू मध्य। बेसिकली बात करें जल संधि की, तो जल संधि एक ऐसा स्थान होता है, ऐसा स्थान जिसमें से और एक जलाशय से दूसरे जलाशय में और नौकाएं या जहाज, नौकाएं अथवा जहाज एक जलीय प्रदेश से दूसरे जलीय प्रदेश में जिधर से नौकाएं तथा जहाज जाते हैं उनको बोलते हैं जल संधि, जो कि दो जलीय स्थानों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, इसलिए इसे जल संयोजी भी बोलते हैं। तथा क्योंकि डमरू के जैसा इनका आकार होता है इसलिए इनको जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। अभी बात करते हैं बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि जो है हमने देखा उत्तरी प्रशांत महासागर तथा बेरिंग सागर को आपस में जोड़ती है। बेरिंग सागर देखिए ये जैसी जल संधि है, तो ये जल संधि जो है उत्तरी प्रशांत महासागर तथा बेरिंग सागर इन दोनों को आपस में जोड़ती है। इसके किनारे पर बसे नगरों की अगर बात करें तो रूस, एक साइड में इसके रूस देश है तथा दूसरी साइड में यूएसए का अलास्का, अलास्का राज्य यूएसए, ये बेरिंग जल संधि के किनारों पर बसे देश हैं। सबसे पहले रूस, दूसरा अलास्का, ये इसके किनारों पर बसे देश हैं तथा उत्तरी प्रशांत सागर तथा बेरिंग सागर को ये आपस में जोड़ती है, बेरिंग जल संधि। क्लियर। विश्व के प्रमुख जल संधियों की अगर बात करें तो देखिए प्रमुख जल संधियां, विश्व की प्रमुख जल संधियां साथ साथ ही यहां देख लेते हैं। बेरिंग जल संधि जैसे जिब्राल्टर हमारा हो गया था, बेरिंग हमने बात कर ली, अभी देख लेते हैं विश्व की अन्य प्रमुख जल संधियां। तो देखिए सबसे पहले टोकरा जल संधि, एक जल संधि है, कई बार क्वेश्चन आता है इसका, टोकरा जल संधि। तो ये जल संधि जो है ये पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर तथा प्रशांत महासागर इन दोनों को आपस में जोड़ती है। क्लियर। इसके बाद एक है हार्मुज जल संधि, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका क्वेश्चन आता है, इसको तो मैं अलग से भी डिस्कस करूंगा। हार्मुज जल संधि जो कि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। हार्मुज जल संधि कहां स्थित है, तो फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच में, और यह हार्मुज जल संधि स्थित है, इसको अलग से डिस्कस करेंगे। इसके बाद मलक्का जल संधि, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। मलक्का जल संधि ये भी कई बार आती है एग्जाम में। तो ये मलक्का जल संधि जो है ये अंडमान सागर तथा दक्षिणी सागर को आपस में जोड़ती है, मलक्का जल संधि। इसके बाद पाक जलडमरू मध्य, हमारे देश में पाक जलडमरू मध्य या पाक जल संधि जो कि मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ती है, बंगाल की खाड़ी। क्लियर।
इसके बाद में एक हडसन जल संधि है जो हडसन की खाड़ी तथा उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसके बाद जिब्राल्टर जल संधि जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का मानक समय अंतरराष्ट्रीय, देखिए एक तथ्य हम भूल गए यहां पे क्लियर करना, मेरे को याद आ गया। देखिए क्वेश्चन क्या था 49, कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? तो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हमने बेरिंग जल संधि, देखिए अंतरराष्ट्रीय, ये बेरिंग जल संधि जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। तो अभी हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये मैं छूट गया, मैं भूल गया था एक्चुअली। देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा छोटा सा डिस्कशन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये मानक समय देख के मेरे को ध्यान में आ गया। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको बोलते हैं? तो देखिए प्रशांत महासागर जो है, प्रशांत महासागर के बिल्कुल बीचों बीच और 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर के साथ साथ उत्तर से दक्षिणी दिशा में, उत्तर से दक्षिण की ओर और एक काल्पनिक रेखा खींची गई, काल्पनिक रेखा, जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। देखिए विश्व में जो डेट होती है ना, तारीख, उस तारीख यानी तिथि के निर्धारण हेतु प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर और एक काल्पनिक रेखा खींची गई तथा उस काल्पनिक रेखा को ही हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अच्छा, बात करें इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के निर्धारण की, कि इसका निर्धारण कब हुआ। तो देखिए इसका निर्धारण 1884, 1884 में, और एक वार्षिकगठन सम्मेलन हुआ था। विश्व के सभी देशों ने इसमें भाग लिया था, वार्षिकगठन सम्मेलन यूएसए में। इस वार्षिकगठन सम्मेलन के द्वारा 1884 में और इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था, जो कि प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर को आधार मानकर उत्तर से दक्षिण की ओर एक काल्पनिक रेखा खींची गई, जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहकर संबोधित किया गया। क्लियर? अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। भारत का मानक समय, अंतरराष्ट्रीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे? देखिए मानक समय दो है, एक भारत का मानक समय, एक अंतरराष्ट्रीय मानक समय। चलिए इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, मानक समय को। मानक समय, देखिए मानक समय की हम बात करें तो मानक समय किसको कहते हैं? देखिए किसी स्थान विशेष पर, मानक समय की परिभाषा की अगर बात करें तो वो है किसी स्थान विशेष पर पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति, पृथ्वी की ग्रहों के सापेक्ष, ग्रहों के समानांतर या फिर सापेक्ष स्थिति जो होती है, उसके आधार पर किसी भी स्थान का और मानक समय यानी कि तय समय, उस स्थान के लिए क्या समय मानक निर्धारण किए गए हैं, उस मानक समय का निर्धारण किया जाता है किसी स्थान विशेष पर पृथ्वी की ग्रहों के सापेक्ष जो स्थिति होती है, उस स्थिति के आधार पर और किसी स्थान विशेष का मानक समय निकाला जाता है।